हाय, हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ जुगल जोशी एंड हम आज यहाँ पर मिले हैं हमारे सी ए फाउंडेशन की पहला लेक्चर, दैट इज़ सी ए फाउंडेशन के अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स का, जिसको आप शॉर्ट में अकाउंट्स कहते हो, उस सब्जेक्ट के पहले लेक्चर के लिए मिले हैं। आज का हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हमारा सिलेबस कैसा है, हमारे चैप्टर्स क्या हैं, इंस्टीट्यूट की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एंड व्हाट शुड बी योर स्टडी पैटर्न एंड अकाउंट्स का सिलेबस आपके 11th-12th सिलेबस के किस तरीके से मैच करता है। तो बच्चा लोग, आप लोगों का अभी तक का पोजीशन ऐसी है कि जो हमारा रेगुलर बैच चल रहा था क्लास के अंदर, हमने लॉ से शुरू किया हुआ था। आपका लॉ का थोड़ा पार्ट हो चुका है। अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू करना चाहता था, बट आपको पता है लॉकडाउन की वजह से जिस तरीके की पोजीशन में आज हम हैं, तो शायद हम पर्सनली मिलेंगे, ये सितंबर तक पोजीशन पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी थॉट इज़ वाई टू वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंट्स, क्योंकि अब जो करना है वो तो हमें पता ही है कि करना है, तो यही करना है एंड इसी प्रोसीजर से आगे चलना है। तो फिर वेट किस चीज़ का, हेजिटेशन किस चीज़ का। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बच्चा लोग कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, बट इस बार हम वर्चुअल फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ेंगे। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, एक चैप्टर के ऊपर के 5-5 घंटे का इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा, समझे 2 मिनट के लिए। हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे। आई पुट इन माई एवरीथिंग फॉर यू। आपकी इस बैच के लिए मैं अपना सब कुछ दे दूंगा कि आप लोगों का ध्यान या मैक्सिमम एप्स का आउटपुट कैसे आ सके, बिकॉज ऑफ द हर्डल्स कि हम लोग फिजिकली आमने सामने नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, द फिजिकल बैच इज ऑलवेज अ प्रेफरेबल बैच। आप सामने हो, हम हैं, आपके एक्सप्रेशन समझ में आते हैं, तो किसी को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, दे कैन डायरेक्टली गेट इन टू द टच। बट आई फील दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो नॉट दैट बैड, एंड जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आज जो है उसे अच्छा बोलना ही पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एवरीथिंग इन लाइफ बिगिंस विद अ वेरी सिंपल थिंग, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन। अब जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे उस सिचुएशन को, आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो बच्चा, मुद्दा समझ, बैकग्राउंड समझ। आज के डेट में तेरी पोजीशन ऐसी है कि तुझे पढ़ना है, टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये टाइम गोल्डन टाइम है तेरे लिए। इतना सारा हमारे पास खाली टाइम है, हम इतना सारा टाइम पास कर रहे हैं, फालतू का बैठे हुए हैं घर पे। घर वाले भी हमसे काफ़ी हद तक परेशान हो चुके रहेंगे। घर वाले, मम्मी का भी कहना होगा कि भाई अरे क्लासेस जाते थे तो ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे हमारे सर पे बैठे हुए हो। तो हमने सोचा क्यों नहीं, क्लासेस जाते थे तो आपकी मम्मियों की पुकार हम तक आई और माँ की आवाज़ दिल से दिल तक पहुँची, और हमने बोला क्यों नहीं, आप तो क्लास नहीं आ सकते, हम आपके घर आ जाएं। ऑब्वियसली घर आके चाय पानी तो आप पूछोगे नहीं अभी के लिए, बट यस, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम आपके घर आ जाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, और क्यों ना हम घर पे ही अपने क्लासेस शुरू कर दें। सो मेरा कहना ये है कि वेट करके मतलब नहीं है, हेजिटेशन रखो मत मन के अंदर। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, बट वो सब शुरू होने से पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आप लोग एकदम क्लियर रहें अपने माइंड के अंदर। आप लोग आधे अधूरे काम ना करें, क्लियर, एकदम क्लियर रहें अपने माइंड के अंदर। मतलब क्या कि आपको पता है ये जो पढ़ाया जा रहा है यही मेन है। डेफिनेटली क्लासेस जब रिज्यूम होंगे, आपके डाउट्स रहेंगे, कुछ रहेंगे, आई विल बी टीचिंग इट अगेन। आपका रिविजन बैच होगा वापस, इट विल बी ऑब्वियसली काइंड ऑफ डेप्थ बैच और इन डेप्थ बैच, और रिविजन कहलाया नहीं जा सकता। सारी चीज़ें आपको वापस मैं कवर कराऊंगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अभी जितना पढ़ोगे यू विल बी अ 1 स्टेप अहेड इन कॉम्पिटिशन ऑलवेज। सो मेरा आपसे वापस वही सजेशन है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग पढ़ना शुरू करें, एंड जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे आप समझें। आज का लेक्चर पढ़ाई शुरू करने से पहले वाला लेक्चर है। इस लेक्चर के एंड में मैं आगे की डिस्कशंस करूंगा कि पढ़ाई किस तरीके से शुरू करना है, बट एज ऑफ नाउ हम लोग हमारे CA फाउंडेशन का अकाउंट्स का बैच शुरू कर रहे हैं। CA फाउंडेशन ऑफिशियली हमारा शुरू हो चुका है, बट उसमें हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट का आज बैच शुरू करने वाले हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट को शुरू होने से पहले उसको जानना पहचानना जरूरी है। अकाउंट्स के बारे में कह दूं तो आप कहोगे कि सर अकाउंट्स तो हमको आता है, या हमने थोड़ा बहुत देखा है, पढ़ा है। आता है ये कहना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट हो जाएगा, बट हमने अकाउंट सुना है, देखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसकी इतने इन डेप्थ इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है। या फिर आपके मन में और एक सवाल होगा कि सर CA फाउंडेशन में अकाउंट में क्या फ़र्क है हमारे वाले में। मैं पहले सिलेबस शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें कह देना चाहूँगा डिस्कशन के शुरू करने से पहले। बेटा, जो CA फाउंडेशन में आप अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, काफ़ी हद तक आप लोगों का, आई रिपीट, उसमें से काफ़ी हद तक आपके चैप्टर्स 11-12 से मिलते जुलते हैं।
स्टेट बोर्ड वालों का काफ़ी कुछ मिलेगा, सीबीएसई वालों का तो बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। बट मेरी बात अच्छे से समझे 2 मिनट के लिए, सीए फाउंडेशन का आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट बाकी आपके 11-12 से मिलता जुलता रहेगा, बट ट्रस्ट मी दिखावे पे ना जाएं, अपनी अक्ल लगाएं। दिखावा देखकर काफ़ी बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वो इंडेक्स कंपेयर करते हैं सीए के मॉड्यूल का, सीए के बुक का और अपने 11-12 के टेक्स्ट बुक्स का, और बोलते हैं इधर भी रेक्टिफिकेशन, फिर इधर भी रेक्टिफिकेशन, हाँ हो गया मेरा, तो इधर भी बीआरएस हो गया मेरा। तो आप जब ये कंपेरिजन करते जाते हो तो आपको लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो देखा है, ये तो मेरा हो चुका है। इस भ्रम में ना रहे, इस मिथ में ना रहे, इस मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे। आपको लगता होगा ये चैप्टर आपको आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीए लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब क्या डिफरेंट है सीए लेवल पे? अगर वही चैप्टर यहाँ पर है तो शुरू होने से पहले मैं एक पूरा ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। सीए लेवल के आपके जो चैप्टर्स है उसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके 11th से रिजेंबल करेंगे, 11th-12th मिलाकर बोल रहा हूँ। नंबर 2, कुछ चैप्टर ऐसे रहेंगे जो ऑल टुगेदर न्यू रहेंगे, जो आपने आज तक कभी देखे नहीं रहेंगे। तो जो न्यू चैप्टर्स हैं जो आपके अभी तक के सिलेबस में नहीं कवर किए गए, वो तो हमें डिटेल में ही पढ़ने हैं, नो डाउट अबाउट इट। वो पढ़ने उसका मज़ा भी अलग आएगा क्योंकि आप कुछ बहुत अच्छा और एडवांस पढ़ोगे। ट्रस्ट मी, नॉलेज का भंडार है, इतना कुछ आपके लिए रखा गया आपके सिलेबस के अंदर समझने के लिए, पढ़ने के लिए, दैट यू विल एंजॉय, यू विल डैम एंजॉय दैट सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी। बहुत कुछ मिलेगा। तो जो नए चैप्टर्स हैं, आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत है, वो तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी पढ़ना है क्योंकि उसमें कुछ रेलेवेंस नहीं है अभी का जो आपने पढ़ा हुआ है। नंबर 2, वो वाले चैप्टर्स जो रिजेंबल कर रहे हैं, जो सिमिलर हैं, जो आपके 11th के सिलेबस में भी और 12th के सिलेबस में भी थे और इधर भी है, तो सर क्या वो डिट्टो चैप्टर्स? द आंसर इज नो। 40 to 70% रेंज में मैं कह सकता हूँ सिमिलैरिटी है। जैसे आपको चैप्टर सीए लेवल पे पढ़ रहे हो, वो ऑलरेडी 11th में हो चुका रहेगा, तो आपको वो ये इनिशियली सिमिलर दिखेगा। तो ये जो चैप्टर्स है, ये जो सिमिलर चैप्टर, इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला, 40-60% ये चैप्टर सिमिलर रहेगा आपके 11th स्टैंडर्ड से, तो आपको थोड़ा 20-30-40% नया भी पढ़ना है। जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपने जो 11th में पढ़ा था, यहाँ पर वापस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मिलेगा, बट इसमें कुछ एडिशन भी है। वो तो है ही, जो 11th में पढ़ा है वो तो पूरा आएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो दैट विल कंप्राइज ऑफ द 40 to 50% ऑफ द चैप्टर इन सीए फाउंडेशन, राइट। उसका 40-50% विल बी पार्ट ऑफ 11th और 12th जो आपने पढ़ा रहेगा, बट रिमेनिंग 30-40-50% विल बी एडिशनली न्यू, समथिंग न्यू एडेड टू योर सिलेबस, जो शायद आपने 11th-12th में पढ़ा नहीं है। तो जो सिमिलर चैप्टर्स है उसमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला, नया पार्ट जो आपके सिलेबस में ऐड हो रहा है जो 11th-12th के सिलेबस में नहीं था। नंबर 2, जो 11th-12th के सिलेबस वाला भी पार्ट था उसमें भी कुछ एडवांस लेवल है। मतलब जो सिमिलर है उसको भी तो आंख बंद करके नहीं भाग सकता। मतलब भले वो 40-50-60% तेरा 11th का सिमिलर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पे पढ़ना है, बट उसमें भी कॉन्सेप्ट्स थोड़े एडवांस जाएंगे। तो जो सिमिलर है उसमें भी एडवांस है और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं उस चैप्टर्स के अंदर। आई होप यू गेटिंग इट राइट। सो 2 पार्ट, एक जो चैप्टर सेम है वो सेम चैप्टर्स के अंदर भी जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको, उसी के अंदर नए कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ने मिलेंगे। तो यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैंने 11th में अगर ये पढ़ लिया है तो मुझे यहाँ पर भी आता है और बस मैं पास हो जाऊँगा, मैं सब कर लूँगा, मैं मार्क्स मिल जाएंगे, डिस्टिंक्शन मिल जाएगा, रैंक आ जाएगा, वाह भाई वाह। ऐसी ख्याली पुलाव ना बनाए। और दूसरा जो नए चैप्टर्स है वो तो डिटेल में पढ़ने उसका मज़ा अलग है। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है वो आता है, सर 11th स्टैंडर्ड का मेरा बेसिक अकाउंट्स का इतना काम का है क्या? डेफिनेटली द आंसर इज येस। 11th स्टैंडर्ड का बेसिक बहुत काम का है। तो मैं वापस एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका अगर 11th स्टैंडर्ड का बेसिक मतलब जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, वापस बोल रहे हैं 4 चैप्टर, ट्रायल बैलेंस अभी इंक्लूड हो चुका है अपने लेजर के अंदर। जर्नल, लेजर मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बोलूँ तो जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। अभी के लिए फाइनल अकाउंट्स आपका नहीं भी क्लियर रहा मुझे चलेगा, ये 4 चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं भी सीए लेवल पे एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ये चारों कॉन्सेप्ट, बट आगे बढ़ने से पहले इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप एक बार अपने लेवल पे पढ़ लें। इट इज़ रिक्वायर्ड आप आपके साइड से एक बार कवर कर लें। सो आपके पास अब प्लेंटीफुल ऑफ टाइम है, तो मेरा सजेशन रहेगा अभी जब आप घर पे बैठे हुए हो तो स्टार्टिंग के जो 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक के पहले 2 चैप्टर्स जो थे, थियोरेटिकल चैप्टर्स थे, वो एक बार पढ़ें वापस,
पढ़ें, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप सीए करने वाले स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स हो, एंड आई एक्सपेक्ट कि प्रोफेशनल कोर्स ऑफ के स्टूडेंट्स को एक बार बोली हुई चीज़ वो फॉलो करेंगे। हम बाकी क्राउड जैसे नहीं हैं, या हम उतने वीक नहीं होने चाहिए कि जिनको 10 बार बोलना चाहिए। देखो पढ़ाई में वीक रहोगे, मैं पढ़ाऊँगा, डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कॉन्सेप्चुअली आपको डेवलप करना ही मेरी जिम्मेदारी है, बट एफर्ट्स देना तो आपका काम है। आप साथ नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? आपको तो पता है हम साथ साथ हैं, उसके बिना थोड़ी चलने वाला है। सो आपका और मेरा साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका और मेरा साथ होना जरूरी। तो आप साथ देंगे तो कुछ हो पाएगा। तो वापस कह रहा हूँ, 11th स्टैंडर्ड का जर्नल, लेजर, सब्सिडी बुक, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स और चार्टिंग का थियरी चैप्टर एक बार अभी पढ़ना चालू करें। यहाँ पर भी है, सीए लेवल में भी वो चैप्टर्स हैं जो वापस मैं पढ़ाऊंगा, और हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे पढ़ेंगे, उसको एक डिफरेंट एंगल से पढ़ेंगे। देखो आप बेस अगर थोड़ा कवर करोगे जो 11th का रेपिटेटिव है, तो ऊपर उस बेस के ऊपर कुछ ऊंची इमारत बनाने में बहुत मजा आएगी। अगर आप बेस नहीं बना के रखोगे तो हमारा टाइम पूरा वो बेस बनाने में ही जाएगा जो ऑलरेडी 11th में हो चुका है, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपका 11th का कोई चैप्टर रहेगा तो मैं बोल दूंगा अरे 11th में हो चुका है मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं वापस पढ़ाऊंगा, इट्स 100% मैं एफर्ट्स दूंगा, उसमें मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँ उसके पहले आप एक बार पढ़ के रखें तो स्पीड हमारी बढ़ेगी और हम ज़्यादा टाइम कुछ अच्छा, कुछ एडवांस, कुछ बहुत ही ऊपर के लेवल का पढ़ने की कोशिश और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारा टाइम उन प्रोडक्टिव चीज़ों पे हम इन्वेस्ट कर पाएंगे रादर देन वेस्टिंग इन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन जो पहले पढ़ा हुआ है। सो शॉर्ट एंड स्वीट, 11th स्टैंडर्ड का अगर जिसका कोई बेसिक्स अगर बाकी है तो उसका काम रहेगा। अभी वेकेशंस चल रहे हैं, खाली टाइम है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो बैठ के एक बार वो लोग पढ़ लें तो हम लोग इधर उसको रिपीटेडली कर पाएंगे, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क में, मैं आपको वो भी बेसिक्स हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो एक कॉमनली बच्चे पूछते हैं कि सर अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है क्या, अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है क्या? एक चीज़ समझ लो, व्हेन यू आर इनटू अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अकाउंट्स तुम्हारा डीएनए में होना चाहिए। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अब से जो तुम्हारा ब्रेड एंड बटर बनने वाला है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे, अगर ब्लड ग्रुप निकालूं तो अकाउंट्स पॉजिटिव आना चाहिए तुम्हारा ब्लड ग्रुप। भाई अपने डीएनए में, रग रग में अकाउंट्स चाहिए भाई, हर सांसों में सिर्फ तू ही तू, यस अकाउंट्स ही अकाउंट्स। तो अपने अकाउंट्स में मिल जाना है यार, अकाउंट सब्जेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो जाना, इतना डेप्थ में चला जाना कि मज़ा आ जाना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर। जिनको आज तक अकाउंट्स इंटरेस्टिंग जा रहा है बहुत मज़ा आएगा, जिनको नहीं आ रहा है प्लीज़, अगर किसी का अभी तक अकाउंट्स के बारे में थोड़ा नेगेटिविटी है या वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज़ अपनी नेगेटिविटी बाजू में रखें, इस बार फ्रेश बिगिनिंग करें। लाइफ आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, यहाँ पर भी हम बेसिक्स पढ़ेंगे, हम यहाँ पर भी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है वापस एक फ्रेश स्टार्ट करने की, एक नए से शुरुआत करने की, जिसका आप जितना मज़ा उठाओगे, जितना ज़्यादा आप लुफ्त उठाओगे, उसका अलग ही मज़ा आएगा। तो अकाउंट सब्जेक्ट हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, हम उसके अंदर डूब जाएंगे और ऐसा मज़ा, डूब के ही पार होने वाले भाई। ये इश्क नहीं आसा, वैसे ही अकाउंट्स नहीं आसा, आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो आपको पता है हम डूब के ही पार होने वाले हैं। अकाउंट्स में इतना डेप्थ में हम समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत एडवांस लेवल पे सीखेंगे। आपने शायद कभी, आपको भले वो चैप्टर आता होगा, आपको आता, मे बी आपको टेस्ट में उसमें आउट ऑफ मार्क्स मिले होंगे, आप सम एक्यूरेटली सॉल्व करते रहोगे। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत जाना भाई मेरे, बिल्कुल नहीं। हम उसे बहुत अलग तरीके से देखेंगे, शायद आपको उसका लॉजिक समझा होगा, अच्छी बात है, नहीं समझा होगा तो इधर हम पढ़ने वाले। तो वापस एक और एक इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं, अगर आपको अकाउंट्स इन केस आता है, दोनों कैटेगरी के बच्चों से बात करो, अगर आता है ओवर कॉन्फिडेंस मत जाना, दिखाना, ऐसे मत बोलना हाँ मुझे तो अकाउंट्स आता है। मैं आपको ऐसे लाखों बच्चे दिखा दूंगा मार्केट में बैठे हुए हैं, अपने नासिक के अंदर मैं आपको इतने बच्चे मिला दूंगा जिनको शायद 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स में 95 98 प्लस रहे होंगे, सीए फाउंडेशन पास नहीं हुए, सीपीडी जो हुआ करता था पास नहीं हुआ, ऐसे बच्चे हैं। अकाउंट्स में सीए फाउंडेशन सीपीडी में फेल हो गए, ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अदर वे अराउंड अकाउंट्स 12th में बहुत अच्छा था, बट यहाँ पर आपका अकाउंट्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था या वो कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। तो जिनको अकाउंट्स आता है, जिनका स्कोर आज तक का अच्छा आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए। बाकी वो भी उसके ऊपर 2 मिनट में मैं आऊँगा क्यों ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, आने के बावजूद क्यों ऐसा हुआ है कि बच्चे जिनको 12th में 90 प्लस थे अकाउंट्स में, देन टू सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में फेल हो गए, ये क्यों हुआ ये भी मैं डिस्कस करूँगा। 2 मिनट रुकें। तो जो आ रहा है वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो,
जिनको नहीं आता वो मायूस ना हो, एक फ्रेश बिगिनिंग करो, एक जीरो से स्टार्ट करो। बी अ बिगिनर, बी अ लर्नर, बी अ गुड लिसनर। बोला जा रहा है वो कॉन्सेप्ट को सुने, समझें, इंटरेक्ट करें। भले मैं स्क्रीन पे आपके सामने हूँ, फिजिकली आपके सामने नहीं हूँ, बट आप मेरे से बात करें। मैं सवाल पूछूंगा, आपको मुझे जवाब देना है। आप वहाँ घर बैठे आराम से पिलो लेके सोए हुए हो, सर पे ऐसा आराम से हाथ रख कर अकाउंट्स का लेक्चर चल रहा है, नहीं चलेगा। आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। भले लोग सोचेंगे ये पागला चुका है, ये पागल हो चुका है सीए करके, ये इज गॉन और शी इज गॉन मैड, कि भाई अकेले अकेले में बात करें, बट फिर भी दुनिया गई बाजू में। आपको बोलना पड़ेगा, आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब दोगे, और आपको पता है हमारा रिश्ता है दिल से दिल का है। मैं आप पहचान जाऊंगा कि कौन आंसर दे रहा है और कौन आंसर नहीं दे रहा। तो इट हैज़ टू बी इंटरेक्टिव। ये समझ में आ रहा है? तो जिनको नहीं आ रहा, फ्रेश बिगिनिंग है। जिनको आ रहा है और कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हम मस्त स्टार्ट करेंगे, वापस डिटेल में पढ़ेंगे और एक नए अकाउंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट डिस्कशन का, उसके बाद हम सिलेबस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ, आ रहा हूँ भाई, सिलेबस पे आ रहा हूँ, रुक जा। आखिरी पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल आके और एक खड़ा रहता है बच्चों के मन में कि सर अकाउंट्स में इतना क्या प्रॉब्लम आता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आता है अकाउंट्स के अंदर कि हम लोग, बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर करके भी फेल हो जाते हैं। तो आप समझे 2 मिनट के लिए, बच्चा ये 2 दुनिया अलग है। स्पेशली मैं स्टेट बोर्ड वालों से डिस्कस कर रहा हूँ। ये 2 दुनिया अलग है। कौन सी 2 दुनिया? हमारी 11th-12th की, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाली दुनिया, और हमारी ICAI इंस्टीट्यूट की दुनिया। बेटा ये 2 दुनिया अलग है। जो इधर इस दुनिया में चलने वाले जो 11th-12th वाले रूल्स जो हैं, ये दुनिया के जो नियम है 11th-12th वाले नियम, वो यहाँ पर शायद वर्कआउट नहीं करते। यहाँ वाली स्किल्स शायद इधर वर्कआउट नहीं, सीए वाली दुनिया में नहीं वर्कआउट करेगी। सीए वाली स्किल्स 11वीं 12वीं वाली दुनिया में नहीं वर्कआउट करेगी। देर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए में बहुत एक्सीलेंट मार्क्स स्कोर कर ली, बट 11th-12th में नहीं मार्क्स स्कोर कर पाए। तो देर आर अनदर बोथ टाइप ऑफ कैटेगरी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 11th-12th में मार्जिनली ज़बरदस्त मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, बट सीए में वो ढेर हो गए, गिर गए, उनके बड़े बड़े महल टूट गए। ऐसे भी बच्चे हैं जो लोग सीए में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाए, 11th-12th में नहीं स्कोर कर पाए। और अब आते हैं लेजेंड्स, जो ऐसी तीसरी बिरादरी, तीसरी कैटेगरी, जिन्होंने 11th-12th में भी स्कोर कर किया, एकदम सितारे चमकाए हैं, और जिन्होंने सीए में भी आसमां को छुआ है। तो दोनों जगहों पर टच करने वाले लोग हैं। तो यू हैव टू डिसाइड आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। पहली कैटेगरी जो 11th-12th में स्कोर कर लेता है, सीए में नहीं कर पाता। दूसरी कैटेगरी जो सीए में स्कोर कर लेता है, 11th-12th में नहीं कर पाता। और तीसरी कैटेगरी आती है जो दोनों में स्कोर करता है, दोनों में सक्सेस पाता है, दोनों में आगे जाता है। आपको समझना है आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। अब सवाल आके खड़ा रहता है, सर हम दोनों कैटेगरी, मतलब ये 3rd वाली कैटेगरी में कैसे हैं जिसमें हम दोनों अचीव कर पाएंगे। ये कब हो पाएगा मुमकिन, ये कब हो पाएगा पॉसिबल? 2 मिनट, ये तभी हो पाएगा जब आप समझ सकेंगे। देखो, वो क्रिकेटर, वो बैट्समैन जो इंडिया में भी सेंचुरी मारता है, इंग्लैंड में भी सेंचुरी मारता है, और ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी मारता है, वो ये तीसरी कैटेगरी वाला पर्सन है। आप समझें, अगर आप क्रिकेट देखते रहोगे तो इट्स वेरी कॉमन, बहुत बार होता है कि इंडियन टीम एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो मैच नहीं होती अपनी, श्रीलंका, इधर बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हैं, सेंचुरी मार लेते हैं। ऐसे बॉलर, ऐसे बैट्समैन जो मैन ऑफ द सीरीज जीत जाते हैं अगर इधर मैचेस होते हैं। बट वही जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके जाते हैं, ऐसे जगहों पे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जाके खेल नहीं पाते, वो धराशायी हो जाते हैं, ड्रास्टिकली पुअर परफॉर्म करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो पहली और दूसरी कैटेगरी वाले हैं। काफ़ी बार अपने यहाँ ऐसा भी बॉलर है जो इंडियन कंट्री के अंदर, इंडिया के पिचेस के अंदर या एशियन पिचेस में परफॉर्म ही नहीं करते। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, वहाँ पे तो ज़बरदस्त 5-5 विकेट लेके आते हैं, ऐसे भी बॉलर हैं। तो ये वो लोग हैं जो पहली और दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, जो शायद एक जगह खेल रहे हैं, दूसरी जगह नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? अब अगर समझ पा रहे हो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो बहुत सिंपल सा कारण है इसके पीछे। जब आप इंडिया में खेलते हो, इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया की पिचेस, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग है। और जब आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स में जाते, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जाते हो, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में जाते हो, वहाँ की पिचेस, वहाँ का एरिया, वहाँ का सब कुछ ड्रास्टिकली डिफरेंट है। तो अगर आप इधर खेल रहे हो और उधर खेल रहे हो, दोनों जगहों खेलने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इधर का शायद क्लाइमेट ड्राई है, या बाकी ह्यूमिडिटी आ जाती है यहाँ पर काफ़ी जगहों पे, तो वहाँ का ड्राई रहेगा। यहाँ सनी क्लाउडी रहता है, तो वहाँ पे कूल क्लाइमेट रहता है। तो क्लाइमेट भी अलग है, पिचेस अलग है, बॉल अलग परफॉर्म करता है। बॉल परफॉर्म अलग करता है तो बॉलर और बैट्समैन के अगेंस्ट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। तो लेजेंड वो है जो हर क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छे से खेल पाए।
अब सवाल ये आता है वो हर क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छा कब खेल पाएगा, जब उसको समझ होगी कि ये अलग है और ये अलग है, इस अलग क्लाइमेट में, इंडियन क्लाइमेट में किस तरीके से मैंने खेलना चाहिए और यूरोपियन क्लाइमेट में किस तरीके से खेलना चाहिए। बस यही क्रक्स है सीए का और 11th-12th का। अगर आप 11th-12th में स्कोर करना चाहते हो तो आपको समझना उधर का क्लाइमेट अलग है, उधर का एनवायरनमेंट अलग है, उधर की रिक्वायरमेंट अलग है, उधर का स्टडी पैटर्न अलग है। और अगर आप सीए में स्कोर करना चाहते हो तो आपको समझना चाहिए कि सीए का वे ऑफ स्टडिंग, वे ऑफ गिविंग एग्जाम्स, वे ऑफ राइटिंग आंसर्स इन द पेपर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो आपको ये दो अलग दुनिया है, ये दो अलग एनवायरनमेंट आपको समझ होना चाहिए। बट बेटा समझ के सिर्फ नहीं चलेगा, आप में के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गुण, सबसे बड़ा फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यू हैव टू बी दैट मच फ्लेक्सिबल कि आप जब 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हैं, 11th-12th के पेपर्स दे रहे थे, जब 12th के आप एग्जाम्स दोगे तो वहाँ पर जब आप पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि मैं समझाऊंगा किस तरीके से लिखना है, बट फिलहाल के लिए समझो कि 11th-12th में जो तरीका रिक्वायर्ड है, जो वे ऑफ राइटिंग रिक्वायर्ड है, आप वो लिखते हो तो आपको खुद को वापस फ्लेक्सिबल होना है, बदलना है, खुद को चेंज करना है कि जब आप सीए के पेपर लिखोगे तो वहाँ पर लिखने का तरीका अगेन डिफरेंट है। तो आपको दोनों एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करनी ही है बेटा, बट आपको खुद को इतना भी फ्लेक्सिबल रखना है कि आप जब 12th के पेपर लिखोगे तो वहाँ पे उस तरीके से लिखो। और इमीडिएटली समझो अगर मैं 1 घंटे बाद आपका सीए का पेपर टेस्ट ले लूँ तो आप सीए के पेपर में उधर की रिक्वायरमेंट के अनुसार पेपर लिखो। आप जिद्दी बनोगे, आप बोलोगे नहीं बाबा मोड़ेन पण वाकनार नहीं, आप बोलोगे नहीं बाबा हम तो नहीं बदलेंगे, हम जैसे थे वैसे ही आए हैं, हम शहजादे, हम ये हम वो, बराबर हम परी, हम हमारे पद्धत से ही चलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, तो भाई तू पहली और दूसरी बिरादरी और कैटेगरी में आ जाएगा। जो मैं थर्ड कैटेगरी, जो लेजेंड्स वाली कैटेगरी बोल रहा हूँ, उसमें तू नहीं आ पाएगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक चीज सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी। समय के अनुसार, चीज जगह के अनुसार, वातावरण के अनुसार आप खुद को बदल पाओगे तो आगे जाओगे। तो आपको समझना है जब आप 12th के पेपर्स लिख रहे हो, 12th की पढ़ाई करो तो आपको उधर वाली तरीका, उधर वाला प्रोसीजर यूज करना है। जब आप सीए वाले तरीके में आ रहे हो, सीए वाले एनवायरनमेंट में आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो वाला तरीका यूज करना है। अब सवाल आता है सर क्या तरीका है दोनों का। 11th-12th की जब आप पढ़ाई करते हो तो 11th-12th की पढ़ाई जो मैकेनिकल होती है थोड़ा बहुत, अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं भी समझा, अगर किसी को नहीं आया, वो रट लिया, अकाउंट जो उसको समझा नहीं है तो भी उसने सीख लिया भाई इधर जाके डेबिट करना है, इधर जाके क्रेडिट करना है, आंख बंद की, पेज पे आता का हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश डेबिट, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, उसने 10 बार लर्न भी कर लिया, वो शायद उधर जाके लिख के भी आ गया, सुबह लर्न किया, दोपहर को पेपर में वॉमिट आउट करके आ गया, ही विल स्कोर गुड मार्क्स even though he has not understood the logic behind why cash was debited and why sales was credited. It is possible in 12th or 11th that he may or she may score good marks even without having the adequate understanding, proper knowledge of the concepts. You can score there, but try to understand in CA course it is not at all possible. Here only knowledge, only fundamentals are the only key, are the only weapon to succeed. आपको समझना है यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्यों ऐसा? तो बेटा 11th-12th के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े बहुत यूनिफॉर्म होते हैं। मैं इसमें किसी के ऊपर नाम नहीं रख रहा हूँ, मैं किसी स्टेट बोर्ड को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट 11th-12th के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े बहुत बेसिक्स लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। सी इंस्टीट्यूट का सामने कॉन्ट्ररी एक्सपेक्टेशन होता है, हमें क्रीम चाहिए, हमें टैलेंटेड क्राउड चाहिए, हमें वो क्राउड चाहिए जिसमें उतना एफर्ट्स, उतना जान लगाने वाली ताकत है, हमें वो वाला क्राउड चाहिए। तो सीए वाला इंस्टीट्यूट ऊपर क्रीम, मतलब क्रीम इन द सेंस एफर्ट, जो एजुकेशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको देना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं एक नोट कहना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मेरे साइड से। मैं मानता हूँ वो बच्चा भी लाइफ में आगे बढ़ सकता है जो शायद पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई से नहीं बनती। यू मे एक्सेल इन स्पोर्ट्स, यू मे एक्सेल इन सम लिबरल आर्ट्स, यू मे स्कोर, यू मे गेट सक्सीड इन द लाइफ इवन दो यू मे नॉट स्कोर। बट जब आप सीए में आ रहे हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू आर नॉट ऑफ दैट कैटेगरी, या फिर आप मल्टी टैलेंटेड हो, अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स एंड सम आर्टिस्टिक थिंग, यू आर गुड एट स्टडीज़। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा जान लगाने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है और पढ़ाई में एक्सेल करने के लिए तैयार है। Isn't it so? तो वहाँ पर 11th-12th के अंदर वहाँ सभी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो उनके पेपर थोड़े मोनोटोनस होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं, फिक्स्ड फॉर्मेट में आते हैं। ऐसे ही तरीके का क्वेश्चन आएगा।
सीए में ऐसा नहीं आता। सीए में क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जाएंगे, और अगर आपको उस अलग तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करना है, उनमें आउट ऑफ स्कोर करना है, तो आप लोगों को नॉलेज ही होना चाहिए। नॉलेज एंड नॉलेज इज ओनली की टू सक्सीड इन अ सीए। शायद आप नॉलेज इनएडिक्वेट रख के फाउंडेशन एक बार क्लियर हो जाओ, मार्क माय वर्ड, आप इंटर एंड फाइनल नहीं क्लियर कर पाओगे। इंटर एंड फाइनल क्लियर करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपका नॉलेज फाइनल होना चाहिए। वी एट JJCA are very clear with our intentions and the motive that in foundation itself we want to make your basics so strong, your fundamentals so concrete that it is not about foundation. You have to clear the foundation, but we are making you prepared for clearing inter and final also. शायद इंटर एंड फाइनल की हम पढ़ाई नहीं कराने वाले आपको, बट इंटर एंड फाइनल की पढ़ाई करने लायक बनाने के पीछे हम आपके लिए पीछे लगेंगे। सो माई इंटेंशन इज वेरी क्लियर टू मेक यू दैट मच केपेबल कि आप फाउंडेशन तो क्लियर हो, बट फिर ऐसा ना हो कि आप फाउंडेशन क्लियर हो के अटक जाए, आप इंटरमीडिएट भी थरोली क्लियर करें और फाइनल तक पहुंच के डिग्री अचीव करें। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हम आपको ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो उसका बेस रिक्वायर्ड है, वही इंसान उतना ऊपर जा पाएगा जिसका जितना बेस स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पर फाउंडेशन में वी आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट, टू स्ट्रेंथन योर बेस, एंड आई वांट एज अ स्टूडेंट योर माइंडसेट शुड बी ऑल्सो क्लियर। अगर मेरा जो इंटेंशन है या जो मेरा टारगेट है, मेरा वे ऑफ टीचिंग या प्रोसीजर रहेगा, वो आपके थॉट्स के साथ, आपके साइकोलॉजी के साथ अगर अलाइंड रहेगा, सिंक्रोनाइज्ड रहेगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं कुछ और कराऊंगा, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, मेरा डायरेक्शन राइट है, आपका लेफ्ट जा रहा है, आप कहीं और हेड करोगे, मैं कहीं और हेड करूंगा, हम एक साथ एक डेस्टिनेशन पे नहीं रीच कर पाएंगे। अगर हमें एक सिंगल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, दैट इज अल्टीमेट सक्सेस चाहिए अगर हमें, तो आपका और मेरा सोच, आपका और मेरा एटीट्यूड, अप्रोच इनलाइंड होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर फाउंडेशन बैच, अकाउंटिंग बैच स्पेशली, आई वुड लाइक टू मेक दिस थिंग वेरी क्रिस्टल क्लियर कि सीए का जो एनवायरनमेंट है वो आपसे एक ही रिक्वायरमेंट करता है, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने चाहिए, आप बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। इजंट इट सो? एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आंसर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक बहुत बार पेरेंट्स आके मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्यों इतना खराब पासिंग परसेंटेज है फाउंडेशन लेवल पे ही। अगर हम बात करें, ओवरऑल सीए की बात करें, तो आपको भी पता है कि फाउंडेशन लेवल पे ही 30-35% पासिंग है, आगे धीरे धीरे कम होता जाता है, 20, 15, 10%, तो उस तरीके से परसेंटेज कम होता जाता है। आप एक चीज़ समझ के चलें, सीए एग्जाम्स में बच्चे फेल क्यों होते हैं, ये इसलिए समझा रहा हूँ, तो इससे आप 11th-12th का और इसका एनवायरनमेंट क्यों अलग है आप ऑटोमेटिकली खुद एनालाइज कर पाएंगे। सीए लेवल में कुछ कारण है जिसकी वजह से डिफिकल्टी या रिजल्ट खराब आता है, डिफिकल्टी बढ़ जाती है। पहला कारण, इंस्टीट्यूट इज नॉट टेस्टिंग योर रट्टोफिकेशन कैपेसिटी। ICAI आप कितना अच्छा रट्टा मारते हो ये यहाँ टेस्ट करने नहीं आई। आपके एग्जामिनेशंस जो कंडक्ट किए जाते हैं, उनका जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से नहीं फ्रेम्ड किया गया कि हम ये चेक करें कि आप कितना अच्छा रट्टा मार रहे हो। बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट इज प्योरली इंटेंडेड टू टेस्ट योर understanding of the concepts, how well you have understood the logics, and secondly the most important is application of the concept। बेटा ये दो चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है, कोई चीज़ को समझना और उसको समझ के लाइफ में अप्लाई करना। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लें, तो आप कोई चीज़ समझ के उसको अप्लाई करते हो। भाई आपने एक यूट्यूब वीडियो देख लिया, फॉर एग्जाम्पल आज कुछ केक बनाने का, आप घर पे भी बैठे हो लॉकडाउन में, आप बोले हम केक बनाएंगे आज, क्या करें, तो केक, तो आपने वीडियो देख लिया। वीडियो देखकर जब आप सच्ची में केक बनाने जा रहे हो, दैट इज गोइंग टू टेस्ट योर एप्लीकेशन एबिलिटी, दैट इज गोइंग टू चेक वेदर यू आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो वीडियो देख के आपको कितना समझा कि व्हाट शुड बी स्टेप 1, स्टेप 2, एंड जब आपको सच में वो स्टेप करने का मौका आया, तब आपने वो सुनी हुई और समझी हुई चीज़ों को किस तरीके से अप्लाई किया। तो जिस तरीके से वो केक बनाने बोला था, आपने वही प्रोसीजर फॉलो किया। अल्टीमेटली आपका जो आउटपुट, जो केक बना, कैसा बना होगा मैं भी नहीं बोल सकता, बट जो भी आउटपुट आया, क्या वो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा आया। तो यहाँ पर वही चेक किया जाता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना स्ट्रांग है और एप्लीकेबिलिटी।
इसका ये मतलब नहीं आप कितना ज़्यादा स्पीडली रीड करते हो, आप कितना फटाफट लर्न करके आंसर बोलते हो, आप कितना फटाफट लिखते हो, नहीं। अंडरस्टैंडिंग इज बियॉन्ड राइटिंग, इट्स बियॉन्ड गिविंग एन डिक्टेशन, गिविंग एन ओरल आंसर्स, नहीं। अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब उसमें जितना इन्वॉल्व होंगे, आप जितना उस चीज़ों से खुद को कनेक्ट करोगे, आपका अंडरस्टैंडिंग उतना डेवलप होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सारी चीज़ों का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका कनेक्ट विद द सब्जेक्ट, योर इंटरेस्ट, योर डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंट्स में आज ही हम लोग एक चीज़ क्लियर करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे हम खुद को डेवलप करेंगे कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग उतनी क्रिएट करें और उसके पीछे लगें। कमिंग टू द मेन पॉइंट, में ये कह रहा था कि क्यों सी एग्जाम्स डिफिकल्ट होती है, क्यों उसका पासिंग रेट इतना कम है। तो पहला कारण है इंस्टीट्यूट आपसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट चेक करना चाहती है, रट्टोफिकेशन नहीं चाहती है, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। दूसरा कारण है डिफिकल्ट रिजल्ट आने का, बच्चे फेल होने का, दैट इज सिलेबस ओशन है, वास्ट है। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इतने सिलेबस हैं। फाउंडेशन लेवल पे तो आपको 5 लॉ पढ़ने, आगे जाके आप 20-25 लॉस पढ़ने वाले हो। अकाउंट्स के 25-25, 30-30, 30 चैप्टर्स पढ़ने वाले हो। आपके हज़ार पेजेस के बुक्स बनने वाले हैं। तो सिलेबस इज लाइक एन ओशन। तो पहला रीज़न, बच्चे अंडरस्टैंडिंग से नहीं पढ़ पाते या एप्लीकेशन नहीं कर पाते। दूसरा, बच्चे ये नहीं समझ पाते सिलेबस ओशन है, तो आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। हार्ड वर्क करके सिर्फ नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क करना होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम हम बैचेस में करेंगे। मैं फिलहाल से आपको प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट करा के दे रहा हूँ, इसके सॉल्यूशंस ग्रेजुअली मैं आगे कराऊंगा, हाउ टू ओवरकम दीज थिंग्स। तो सेकंड प्रॉब्लम इज ओशन जैसा सिलेबस होता है। थर्ड प्रॉब्लम आता है आप लोगों के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स का लेवल। क्वेश्चन पेपर्स आर सेट वेरी स्मार्टली। आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप घर पे 1000 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन पेपर में 1001th क्वेश्चन आएगा। अब क्या पेपर में आएगा, यू कांट एवर प्रिडिक्ट। इंस्टीट्यूट इज सो स्मार्ट, इंस्टीट्यूट कीप्स ऑन चेंजिंग देयर बिहेवियर सो क्विकली दैट दे वोंट अलाउ यू टू प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा लो, 10 साल के पेपर उठा लो, हाँ वो प्रैक्टिस के काम आएंगे, बट यू कांट मेक इट गारंटीड कि यही आएगा। कोई पूरी दुनिया में कोई ट्यूशन टीचर, कोई कोच ऐसा नहीं हो सकता जो आपको बोलेगा कि ये क्वेश्चन आएगा और वही आएगा, ऐसा कोई गारंटी से नहीं बोल सकता, क्योंकि नो वन नोस पेपर में। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर इज क्वाइट स्मार्ट। वो आपका नॉलेज चेक करते हैं और वही बंदा पेपर सॉल्व कर पाएगा, वही बंदा एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। जो रट्टा मार के गया, जो मैकेनिकली पढ़ के गया, वो पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा, पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है पेपर सॉल्व करना। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये एक रीज़न। और आखिरी रीज़न मैं कहूँगा दैट इज़ पेपर चेकिंग। आप लोगों की पेपर चेकिंग इतनी क्वालिटी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर किए जाते हैं। फाउंडेशन लेवल के पेपर का, एक पेपर का चेकिंग का कॉस्ट 100 रुपीज़ पे किया जाता है। बाकी जगहों पे शायद 15, 20, 25 रुपीज़ पर पेपर चेक करने के लिए देते हैं, बट मार्क माई वर्ड्स, आप लोगों का पेपर चेक करने वाला पर्सन खुद सीए है। नंबर 2, ही इज़ बीइंग पेड हैंडसमली फॉर द चेकिंग पेपर। एक पेपर 100 रुपीज़ के लिए चेक उसको मिलता है, तो वो एक एक लाइन चेक करता है बेटा, वो अच्छे से चेक करता है, वो डिटेल में चेक करता है, क्योंकि वो खुद एक प्रोफेशनल है। जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वैसे क्योंकि चेकर भी तो कभी स्टूडेंट था। अरे वो खुद आ चुका, उसको खुद को बोला गया है कि भाई इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन क्या, इंस्टीट्यूट चाहते हैं नहीं वही पर्सन पास हो, वही बंदा निकले आगे जो केपेबल है, जो काबिल है। काबिल कैसे है, तो उसने मेहनत करके खुद को उस लेवल पे लाया हुआ है, खुद को केपेबल बनाया हुआ है कि इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स को वो अपीयर करे और अच्छे से लिख सके। योर पेपर स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू। इवन दो पेपर चेकर आपसे पर्सनली कभी मिला नहीं होगा, बट आपके आंसर पेपर को देख के वो समझ सकता है, वो जज कर सकता है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट रहे होंगे, आपका माइंडसेट क्या रहा होगा, आपका साइकोलॉजी क्या रहा होगा। यू कांट हाइड मेनी थिंग्स फ्रॉम योर पेपर चेकर, सो आपको वहाँ तक पहुँचना रहता है। तो पहला पॉइंट, आई विल सम अप इट अगेन। तो क्यों एग्जाम्स हमारे डिफिकल्ट जाते हैं, क्यों रिजल्ट्स इतने खराब आते हैं सीए कोर्सेज में। तो पहला पॉइंट, आप लोग ये नहीं समझ पाते हो कि इंस्टीट्यूट आपसे अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल लेवल प्लस एप्लीकेबिलिटी टेस्ट करता है, ना कि रट्टोफिकेशन। बच्चे ये नहीं समझ पाते। दूसरा, बच्चों को ये समझना होता है सिलेबस बहुत वास्ट, इट्स लाइक एन ओशन, तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी लगेगा। तीसरा, आप लोगों का जो क्वेश्चन एग्जाम्स का जो पैटर्न रहता है, वो पेपर क्वेश्चन पेपर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी सेट की जाती है। एंड लास्टली, आप लोगों के जो चेकर्स होते हैं, राइट, क्या आपके जो चेकर्स होते हैं, दे आर बीइंग पेड एंड दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट एंड केपेबल इनफ। वो लोग आपके पेपर्स एक अनेक चेक करते हैं, चेकिंग भी उतनी क्वालिटी की जाती है, हेंस आपका रिजल्ट बहुत ही कर्टेल होता है।
तो जब आप ऐसे कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें फ्यूचर ये सब है, अगर आप आगे के प्रोसीजर्स एंड स्टेप समझ पा रहे हो, तो आज से आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल होकर चेंज करना पड़ेगा। आप आपके 11th-12th में कैसे पढ़ते थे वो अलग दुनिया हो गई, वो मैं 12th के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पर जब आप बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करूंगा। शायद एक लाइन, एक पैराग्राफ पे हमारा 1-1 घंटे का लेक्चर जाए। आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, आपको मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अगर आगे जा रहे हैं। आप समझे, मैं वापस वही कहना चाह रहा हूँ, मेरा इंटेंशन आप लोगों का बेस ऐसा बनाना है कि उसके ऊपर 200 माले की भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो तो कभी गिरे ना, इस तरीके का करना है। अगर आप टेम्पररी बेस बनाओगे और उसके ऊपर कल 200 माले की बिल्डिंग बनाने जाओगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, वो खड़ी नहीं रह पाएगी। कितनी भी ऊपर बड़ी बिल्डिंग बने, इट ऑल डिपेंड्स ऑन उसका नीचे बेस कितना डीप और स्ट्रॉन्ग है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट थिंग। तो वी हैव टू गो इन द कॉन्सेप्ट्स वेरी डीपली, वी हैव टू मेक आवर कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सो एज टू इंटर और फाइनल जैसी बड़ी बिल्डिंग हमारी जिंदगी में, हमारे करियर के ऊपर खड़ी हो सके। इज दैट वेरी क्लियर? बढ़ूँ मैं आगे। दैट वॉज ऑल ब्रीफिंग अबाउट वॉट अ स्टूडेंट, वॉट शुड बी अ माइंड सेट ऑफ अ स्टूडेंट फॉर गोइंग और फॉर बिफोर स्टार्टिंग अ CA कोर्स। इज दैट क्वाइट क्लियर? चले, अब हम क्विकली एक ब्रीफ डिस्कशंस करेंगे हमारे अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में, और फिर मैं आपसे डिस्कस एंड में करूंगा कि हम सिलेबस किस फ्लो में करने वाले और आपको क्या डूज एंड डोंट्स ध्यान में रखने हैं। मैं आया हूँ अकाउंट्स के सिलेबस के ऊपर। फिलहाल मैं जो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को मेरे नोट्स देने वाला हूँ अकाउंट्स के लिए। तो हर चैप्टर के मैं आपको वीडियोस अपलोड करूँगा, एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड होंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको मेरे नोट्स के PDF भी साथ में अटैच करके दूंगा। तो आपको मॉड्यूल अभी के लिए नहीं यूज़ करना है, आगे जब करना रहेगा मैं बताऊंगा। मॉड्यूल जिनको नहीं पता बता दूं, मॉड्यूल इज़ अ बुक गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट जो बुक्स देती है वो अभी के लिए फिलहाल हम डिस्कशंस के लिए नहीं रखेंगे। मैं मेरे नोट्स थ्रू पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आपके सामने इंस्टीट्यूट की बुक लेकर आया हुआ हूँ। अब देख सकते हो पहला ही आपके फाउंडेशन कोर्स में सब्जेक्ट का नाम पहले अच्छे से समझे। वी आर स्टडिंग विद द पेपर 1, राइट क्या? तो आप देख सकते हो पेपर 1 के अंदर सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं है, इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम कॉमनली अकाउंटिंग बोलते हैं। इंस्टीट्यूट ने डिज़ाइन काफ़ी क्यूट सी बनाई हुई है। हाँ, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऊपर, काफ़ी बच्चे सिर्फ नाम पढ़ते प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, अरे भाई अकाउंटिंग नीचे लिखा हुआ है, दिखा सबको, राइट। हमारे सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सो लॉट मेनी प्रिंसिपल्स एंड सो ऑन मेनी प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, हम इस पर पूरा अलग से डिस्कशन करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आपके इंस्टीट्यूट ने 2 मॉड्यूल में आपका सिलेबस डिवाइड किया है, क्योंकि बुक बहुत बड़ी बन जाती है अगर एक बुक बनाते तो आप समझ पा रहे हो आपका सिलेबस कितना है। अगर 2 बुक्स इसलिए बनाई गई है ताकि एक बुक में पूरा बहुत बड़ी बुक ना बने, आप डर ना जाए देखकर बड़ी बुक एक साथ। सो यू हैव 2 मॉड्यूल। फिलहाल मैं मॉड्यूल 1 का इंडेक्स डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार पूरा डिटेल डिस्कशंस करेंगे। ये बाकी आपको बेसिक कंटेंट वगैरह दिया हुआ है, आप जब फ्री टाइम रहेगा तो आप एक बार पढ़ सकते हो कि इंस्टीट्यूट की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है इस सिलेबस के अंदर, पर मैं आपसे डिटेल में डिस्कशंस करूँगा रेगुलर लेक्चर्स में। वैसे भी ये आ गया आपका एक बेसिक सिलेबस, आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब सबसे पहले एज ए होनहार स्टूडेंट, मेरे को पता है आपकी नज़र कहाँ गई रहेगी, नालायक को। क्या देखा पहले? नंबर ऑफ चैप्टर्स। अरे भाई अपन नीचे से शुरू करते, अपन काम ही उल्टे करते जिंदगी में, सीधे तो कभी किए नहीं है। तो बेशर्मो पूरा सिलेबस देखो कितने चैप्टर्स हैं। चलो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, कितने चैप्टर्स हैं? 10, राइट। टोटल 10 ही चैप्टर है सिर्फ। आप बोलोगे सर 11th स्टैंडर्ड में भी 10 ही चैप्टर थे हमारे पास, आपको बता दूँ 12th में भी 10 ही चैप्टर हैं। बट वो 10 चैप्टर जो थे ना वो एक बुक के अंदर कवर हो गए। यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी बुक बनी हुई है, तो अंदर का कंटेंट क्या रहेगा वो तो अंदाज़ा तेरे लेवल पे लगा ले बेटा। पहला मॉड्यूल है, उसके अंदर चैप्टर्स दिए, सेकंड मॉड्यूल के चैप्टर्स है, बट मैं जो पहले मॉड्यूल में जो 6 चैप्टर्स हैं और सेकंड मॉड्यूल में बचे हुए 4 चैप्टर्स हैं, इसका मैं डिटेल डिस्कशन थोड़ा आगे जाता हूँ। अपन डिटेल वाला इंडेक्स देखते हैं, आ गया? तो डिटेल कंटेंट पे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। बेटा ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट थ्योरी, जो आपके 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में कवर हुई थी। शायद वो टाइम पे हमने थ्योरी ऊपर ऊपर से पढ़ी थी, देखी थी, पर उतना ना समझा नहीं था अभी तक हमने वो थ्योरी को। ट्रस्ट मी, मैं हमेशा 11th में भी आपको कहता आ रहा था, आपने जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़े उसके अंदर की थ्योरी आपको तब तक नहीं समझाई नहीं जा सकती, ना ही आप समझ सकते उस चीज़ को जब तक आप फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ते। अब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है, तो अब शायद आप फाइनल अकाउंट समझने का केपेबल हो ये थ्योरी पढ़ने का। और अब एक्चुअली वो थ्योरी पढ़ने और पढ़ाने का मजा आता है। तो ये थ्योरी हम एक्चुअली थोड़ा मैं मिड में करूंगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ाना है, राइट। ये जो थियोरेटिकल चैप्टर्स है इसका लिंकेज हम फाइनल अकाउंट से भी करेंगे, और जो नए नए चैप्टर्स हम CA फाउंडेशन लेवल पे पढ़ने वाले हैं उनके साथ भी हम इसका लिंकेज कराने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी डैम इंटरेस्टिंग। ये थ्योरी चैप्टर्स मेरे फेवरेट चैप्टर्स है क्योंकि इसमें पढ़ाने का जो मज़ा आता है और जो लिंकेज लगाने का मज़ा है, बेटा तू सोच नहीं पाएगा, तू समझ नहीं पाएगा कि अकाउंट्स में जो तू आज तक डेबिट क्रेडिट कर रहा था उसके पीछे करने की वजह
ऐसी कुछ हो सकती है। मतलब जब तू ये पढ़ेगा तो तेरे को समझेगा, अच्छा तेरे एक्सप्रेशन वैसे रहेंगे, अच्छा ये जो हम कर रहे थे ये इसलिए कर रहे थे, हाँ हाँ जी, ये वजह आपको समझेगी। सो दैट इज गोइंग टू बी दैट इज हाउ गोइंग टू बी द एनवायरमेंट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप एवरीवन विथ मी। हम यूनिट के नाम एक ओवरव्यू फटाक से ले लेंगे। अब देख रहे हो चैप्टर 1 जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसका पहला यूनिट आपके सामने है, दैट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, आपका पहला चैप्टर आता है। उसके अंदर अगर आप थोड़ा ओवरव्यू देखोगे तो वही फीचर्स एंड बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग के बारे में। यूनिट 2 देख सकते हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग ईयर, अक्रूवल, कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, प्रूडेंस, ये सारी चीज़ आएंगी, राइट। कंजर्वेटिज्म मतलब प्रूडेंस अगर याद होगा तो ये सब के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा, दैट इज कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, यूनिट 1 यूनिट 2। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अब ये एक चैप्टर आई डोंट थिंक सो ज़रूरी था, पर इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर इसलिए डाला है, ये यूनिट बोलूँगा नॉट चैप्टर, यूनिट इसलिए डाला है ताकि इंस्टीट्यूट इस पर क्वेश्चन पूछ सके। फ्रैंकली बोलूँ यूनिट 3 हम सिलेबस खत्म होने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे, दैट इज एग्जाम से समझ लो 3-1 महीने पहले पढ़ेंगे हम लोग, ये तब तक नहीं पढ़ने वाला है। क्या है इसमें बेटा, ये सीधा डिक्शनरी है। अभी काफ़ी लोगों ने शायद ज़िंदगी में कभी डिक्शनरी खोल के नहीं देखी है, लेकिन मैं बता दूं डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली सारे टर्म्स अरेंज होते हैं और उसकी मीनिंग लिखा रहता है। तो अल्फ़ाबेटिकली नाम वाइज, जैसे आपके मोबाइल में अगर आप कॉन्टैक्ट्स खोलोगे तो कॉन्टैक्ट्स आपके अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं, ए, फिर ए बी, ए सी, फिर बी, आगे के सब, समझ रहे। तो वैसे 50-60 कॉन्सेप्ट लाइन में दे दिए वो इंस्टीट्यूट ने और उसको समझा दिया। अब वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो दे आर रिलेटेड टू एंटायर सिलेबस, मतलब उसमें कुछ एसेट का डेफिनेशन, लाइबिलिटी का डेफिनेशन, गुडविल का डेफिनेशन, सब कुछ, और भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो शायद आप आगे पढ़ने वाले हो। तो ये अभी पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें 50% टर्म आपके 11th में थे ही नहीं जो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, जो सीए फाउंडेशन के आगे वाले सिलेबस जब हम पढ़ेंगे उसके साथ ग्रेजुअली वहाँ पर समझना है ये चीज़ों को। अरे कुछ समझ। तो यूनिट 3 इज गोइंग टू द लास्ट वन, तो उसको अभी छोड़ दें। यूनिट 4 विल बी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द फेवरेट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और कॉन्सेप्चुअली बॉस एक नंबर चैप्टर, बोले तो सुपर से भी ऊपर वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप डिप्रीसिएशन समझ पाओगे। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम थोड़ा डिप्रीसिएशन पढ़ के ये चैप्टर पढ़ेंगे तो दोनों लिंकेज है, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा थोड़ा सुना लग रहा है बेटा। अभी तक मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, चैप्टर 1 ही डिस्कस कर रहा हूँ, उसका यूनिट देख रहे हैं। फिर यूनिट 5 आप देखोगे कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लाइबिलिटी। भाई हमने 11th में इसके ऊपर 2 लाइन में खत्म कर दिया था, इस पर भाई पूरा यूनिट है। यूनिट मैं बहुत बार कह चुका हूँ 11th में आप जो कॉन्सेप्ट्स को शायद एक पैराग्राफ में खत्म करो, यहाँ पे उस पूरा एक चैप्टर मिलेगा आपको। तो कंटीजेंट एसेट्स क्या होते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती हैं, फिर अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब इसका मजा क्या आएगा, मैं कब पढ़ाऊंगा, ये कैसे पढ़ाऊंगा, तो यूनिट 6 जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हम लोग पढ़ेंगे एक स्टूडेंट। देखो ये जो भी मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री रहने वाला है, तो इस जनरली सबके लिए, इट्स नॉट अबाउट जेजेसी स्टूडेंट, इट्स वेलबींग, सबके भले के लिए दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। बेटा आपका जो यूनिट 2 जो था ना, दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड आपके कन्वेंशंस, हम यूनिट 2 और यूनिट 6 एक साथ पढ़ते हैं। द मोमेंट यूनिट 2 कंप्लीट हो गया मैं तुरंत यूनिट 6 चालू करूंगा। आप देख रहे हो यूनिट 6 का नाम क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज। वो लिंक्स है, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन सिंक्रोनाइज्ड वे, एक साथ पढ़ेंगे वो चीज़ों को। फिर यूनिट 7 आप देख सकते हो अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। भाई ये स्टार मार्क यूनिट है, इसको एकदम मार्क करके रखना, ये अपने ऊपर का लेवल का है। तो ये यूनिट भी मैं एंड में कराता हूँ सारे चैप्टर्स होने के, क्योंकि इसके अंदर सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स्ड हैं। तो ये यूनिट तभी समझेगा जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो यूनिट आप लोगों का जो आप देख सकते हो जो ग्लॉसरी दिया हुआ था वो यूनिट आप लोगों का 3 था, टर्मिनोलॉजीज वाला, और यूनिट जो आपका 7 है, दिखा सबको यूनिट 7, दैट इज अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। ये 2 यूनिट हम हमेशा एंड में पढ़ते हैं, मैं हर साल उसको एंड में ही कराता हूँ। ये हो गया। अभी तक आप बोले सर चैप्टर नहीं खत्म हुआ, अरे बेटा यूनिट पढ़ रहा हूँ, चैप्टर अभी तक 1 ही चल रहा है। हाँ, इसलिए 2 बुक बनी है, ऐसी नहीं बनी 2 बुक। यूनिट 8 आया तेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और लक की यूनिट 9 आया IFRS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियस। इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशंस 11th में भी किया, यहाँ पर महाचर्चा होगी डिटेल में। हाश, यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म हुआ, 8 यूनिट खत्म हुए। चैप्टर 2 आता है बेटा तेरा अकाउंटिंग प्रोसेस, ये आ गया तेरा 11th स्टैंडर्ड का आधा सिलेबस। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब वही अपना पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह, याद आ रहा है। तो रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर पहला यूनिट में देखो जर्नल पढ़ाएंगे। डोंट वरी, देखो जर्नल के सम्स यहाँ पे बड़े बड़े नहीं आने वाले, जर्नल का बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। हम अज्यूम करते हैं कि सीए में आए हुए बच्चे को बेसिक जर्नल आता है उस लेवल पे यहाँ पे। तो अभी चैप्टर 2 पढ़ रहे बेटे, तो अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके अंदर यूनिट 1 आ गया जर्नल, यूनिट 2 तेरा फेवरेट लेजर,
याद है मैंने 11th में भी कहा था कि ये लोग गलत करते हैं, जर्नल का इमीजिएटली लेजर आना चाहिए, फिर लगेज पढ़ा दिया यूनिट 3 में तेरे को ट्रायल बैलेंस, फिर कहीं पे यूनिट 4 में सब्सिडरी बुक्स पढ़ा है जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब्सिडरी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसमें अदर सब्सिडरी को यूनिट 4 में, और हमारा फेवरेट सब्सिडरी बुक कौन सा होता था, कैश बुक, उसको अलग से लिया हुआ यूनिट 5 में। तो ये 5 यूनिट में सिंपल बोल सकता हूँ, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस वाले 5 यूनिट आए। उसके बाद तेरा 6वां यूनिट आया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक अलग चैप्टर होना चाहिए था बट उसको चैप्टर 2 के अंदर ही मर्ज किया, तेरा फेवरेट। मैं एग्जाम्पल में बोल चुका हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बहुत कुछ अलग भी पढ़ने को मिलेगा, जो तूने 11th में पढ़ा उतना नहीं है, बट ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग बेटा। उसके बाद अगला चैप्टर आ गया तेरा यूनिट, चैप्टर 2 यहाँ पर खत्म हुआ 6 यूनिट्स के साथ, चैप्टर 1 8 यूनिट्स के साथ कंप्लीट हुआ। फिर तेरा आया 3rd चैप्टर, और इसका नाम देखते ही बच्चों के चेहरों पे चकाचौंध खुशी का माहौल बन चुका है, और ये स्माइल, हाय हाय मैं वारी जावा, क्या बात है। हमारा फेवरेट चैप्टर कौन सा, अरे यार बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो सर ना दिल में आता है ना दिमाग में आता है, राइट। डोंट वरी, हम शुरू इसी चैप्टर से करने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट में। 5-5.5 घंटे का सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन चलेगा, तो चिंता मत कर, एकदम थरो हो जाएगा चैप्टर, ये मेरी गारंटी 100%। नहीं हुआ थरो तो नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते उसको। अच्छा 100% डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 BRS आया, तो 3 चैप्टर तूने देख लिया। पहला तेरा थोरोटिकल फ्रेमवर्क आ गया 8 यूनिट के साथ, दूसरा चैप्टर तेरा प्रोसेस आ गया 6 यूनिट के साथ, तीसरा चैप्टर आ गया तेरा फेवरेट BRS। आजा भाई 4थे चैप्टर पे, यार ये तो है ना, ये एक नंबर चैप्टर, इन्वेंटरीज। बेटा मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे, फिर चैप्टर का बारे में बताऊंगा। फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की है, बोलना। फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री इन द सेंस डबल इफेक्ट देखे क्या? ये तो चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, हाँ आवाज़ आ रही मेरे को सबकी, यस यस। अरे ये सिंपल था ना यार, क्या करते थे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देते थे, हाँ पक्का, और बैलेंस शीट के डेबिट में लिखते थे। मार खाओगे हाँ बोलने वालों, नाले को डर रखो ऊपर का, ऊपर वाले का। अरे बेशर्मो, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होता है क्या? बैलेंस शीट के कहाँ आगे लिख देते हैं, असेट्स में, बराबर, राइट। ये तो तूने इफेक्ट एंट्री अकाउंटिंग कर लिया, डेबिट क्रेडिट लिख दिया। अब मेरे को बता, तू अमाउंट क्या लिखता था जो तेरे को एडजस्टमेंट में मिलती थी? हाँ उसमें भी तूने एडजस्टमेंट पढ़ी, 2 अमाउंट दी रही, तो अपन क्या करते, दोनों में से जो छोटी वाली अमाउंट रही, कम वाली अमाउंट रही, वो लेते हैं। ये पढ़ा है तूने, पक्का ना, है ना? ऐसे ही करते ना, हाँ तो बोलना, जोर से बोलना, हाँ आया क्या? तो डेबिट क्रेडिट जो तेरा जाता था वो तो तूने पढ़ लिया। अभी अमाउंट की बात आती थी, अब जब मैं अमाउंट के अंदर आता था कि अमाउंट क्या लिखने की, तेरे को एडजस्टमेंट में हमेशा अमाउंट दी जाती थी। क्या दी जाती थी एडजस्टमेंट में अमाउंट? क्या दी जाती थी एडजस्टमेंट में अमाउंट? कुछ दी जाती थी, 50,000 60,000, पक्का। थोड़ा सोच, अरे थोड़ा सोचना, क्या तूने कभी ये सोचा है ये अमाउंट आई कहाँ से? बेटा क्या कभी तूने ये सोचा है कि जो तेरे को नीचे एडजस्टमेंट में बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹50,000, तो ये 50,000 आया कहां से? यहां से आया। सो ये चैप्टर आएगा जो तेरे को पढ़ाएगा कि स्टॉक की अमाउंट कैसे ढूंढी जाती है। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। ये चैप्टर फाउंडेशन लेवल पे डैम इंपॉर्टेंट है। अगले लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है कॉस्टिंग, उसका बेस इस चैप्टर से बनता है। तो ये चैप्टर उसका बेस बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क माय वर्ड्स, बहुत काम का चैप्टर है। बराबर कॉन्सेप्चुअली मैं मार्क्स वार्क्स से मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता आज के डेट पे। कौन सा चैप्टर कितने वेटेज के लिए आएगा, उसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे, थ्योरी आएगा, क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क का आएगा, सब बाजू में। आज मैं उसके लिए बैठा ही नहीं हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए बैठा हूँ, सब्जेक्ट में डूबने के लिए बैठा हूँ, समझने के लिए बैठा हूँ, उसका मजा लेने के लिए बैठा हूँ। क्योंकि बेटा एक बार तू समझ गया ना चीज़ों को, दुनिया की कोई ताकत तुझे पास होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि पूरी कायनात तुझे पास कराने के पीछे लग जाएगी, राइट। जब तू दिल से वो चैप्टर को समझेगा, एक बार समझ जा, मार्क्स के पीछे मत भाग, वो सब हो जाएगा, वो कुछ नहीं, वो 15 दिन का काम है, मैं लिख के देता एग्जाम से पहले, वो करा लेंगे। समझ बेटा, पहले तू समझ मुद्दे को, क्योंकि क्या करेगा रे तू सीए बन के आगे जब बाहर मार्केट में लिखने का, तेरे को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, तो अरे गधे सीए थोड़ी बनने के अपने को बाहर, राइट। मेरी एक लाइन हमेशा याद रख, आई वॉन्ट JJCA टू बी फैक्ट्री ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट। आई डोंट रन अगेंस्ट टॉपर्स,
मुझे तेरा रैंक आया अच्छी बात है, नहीं आया मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शॉर्ट विजन से नहीं चल रहा, मेरा विजन उतना नैरो नहीं है कि सिर्फ रैंक लाना है, अच्छी बात है, डेफिनेटली चाहिए, बट उसके पीछे अंधे जैसे गधे जैसे नहीं भागना, वो घोड़े के जैसे सिर्फ लगा के नहीं भागना, मार्क्स चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए। आई वॉन्ट यू टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, नॉट अ टॉपर स्टूडेंट ओनली यार। हाँ, टॉपर प्लस ब्रिलियंट बनो, टॉपर नहीं भी बने, ब्रिलियंट बनो कम से कम। मैं शॉर्ट विजन से नहीं, मैं तेरे को सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक नहीं, मैं तेरे को दूर का देख रहा हूँ बेटा। मैं तेरे को 10 साल बाद की लाइफ देख रहा हूँ। 10 साल बाद जब तू मार्केट में बाहर निकलेगा, तो जब तू कहीं पे जाके ऑफिस में खड़ा रहेगा, जब तू डे टू डे तेरा वर्क करेगा, जब तू 8 घंटे तेरे ऑफिस में काम करेगा, सीए जैसा आराम से चेयर पे बैठने का नहीं भाई, काम भी करना रहता है। तो काम करेगा, तो काम करते वक्त तेरा इंटेलिजेंस, तेरा इंटेलेक्चुअल, तेरी जो स्पीड, तेरा ग्रास्पिंग, तेरा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग कब बनेगा? जब तू आज बेस बनाएगा। बेटा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे जाके तू कितने मार्क्स लेकर आता है, बट मार्क्स जो भी रहे भाई, बंदा तू इफेक्टिव बंदा बनना। बेटा तू आराम से अच्छे से काम करना, तू इतने स्मार्टली वर्क करना कि लोग बोले कि नहीं, ही इज नॉट एन अनफॉर्चुनेट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही और शी इज अ स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। मार्केट में ऐसे भी सीए पढ़े हैं जिनको देख के लोग बोलते हैं यार ये सीए हो क्या, या फिर उससे बात करने का समझते हैं ये सीए है। सो वैसा नहीं होना चाहिए बेटा। अंडरस्टैंडिंग तू नहीं समझ पा रहा है लॉन्ग रन में। आज है ना लोग है ना, आज आजू बाजू का जो पीयर प्रेशर है, तेरे दोस्त लोग, आजू बाजू का माहौल है ना, वो तेरे को ना रैंक्स मार्क्स के चक्कर में ना फंसा देगा। वो तेरे को ऐसी इल्यूजन में अटकाएगा ना, ऐसी तरह डाइवर्ट करेगा ना, जहाँ पे तू कुछ अलग ही भटक जाएगा बेटा, तू अलग रास्ते पे चला जाएगा। मैं वापस बोलूँ, तेरा और मेरा थॉट लेवल अगर सेम रहेगा ना, तो बहुत मजा आएगा। ट्रस्ट मी, तू आगे लाइफ में बहुत आगे पहुंच पाएगा। बढ़ू आगे। ऐसे ऐसे बच्चे मैं तेरे को दिखाऊंगा जो फाउंडेशन में अकाउंट्स इतना स्ट्रॉन्ग करके गए, इंटरमीडिएट में उन्होंने भले क्लास भी नहीं लगाई अकाउंट्स की, तो भी उन लोगों को इंटरमीडिएट में 80 प्लस 90 प्लस मिले। 90 प्लस में स्टूडेंट तेरे को दिखाऊंगा जिसने क्लास आधा अधूरा करके, ना के बराबर करके भी खुद से मार्क्स लाए हुए हैं। ट्रस्ट मी। बढ़ू आगे। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग कर। 5वां चैप्टर जो वो तेरा फेवरेट है, कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। भाई तूने जो डेप्रीसिएशन पढ़ा है वो इस चैप्टर का 20% है। इस चैप्टर में 80% तेरे को नया पढ़ने का है। डेप्रीसिएशन के कितने मेथड्स देखे तूने, बता जल्दी। 2। कौन से 2? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन एलिमेंट। हाँ, ऐसे नहीं करने का, फटाक से बोलने का। स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड है। 2 मेथड्स पढ़े। यहाँ पर देखो 6 मेथड पढ़ने के, मतलब वो 2 प्लस और 4 पढ़ने के, और भी बहुत कुछ पढ़ने का इस चैप्टर के अंदर। तो मस्त चैप्टर है। वापस बोल रहा हूँ, तूने 11th में जो डेप्रीसिएशन अगर पढ़ा रहेगा 20% ही है तेरे सिलेबस का। चल आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम मजा आएगा, मजा। हाँ, अभी 6 चैप्टर है ना, अपने लिए धोखा है। उन्होंने चैप्टर 6 बोला है, बट उसके अंदर जितने यूनिट्स है ना वो सब अलग चैप्टर, ऐसा समझ। जैसे चैप्टर 1 जो तेरा था, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, उसमें 8 यूनिट थे, बड़े छोटे छोटे पार्ट्स थे। यहाँ पे हर यूनिट एक अलग चैप्टर होना चाहिए था एक्चुअली, पर तेरे साथ धोखा किया गया। दिखाने जो तेरे को इंडेक्स में 10 चैप्टर दिख रहे हो, 10 नहीं, वो 15 से ज़्यादा चैप्टर्स है एक्चुअली। तो ये यूनिट 6 के अंदर के जो सारे यूनिट्स है ये अलग, सॉरी चैप्टर 6 के अंदर के सारे यूनिट एक अलग चैप्टर है। जैसे यूनिट 1 क्या है, ध्यान दे रहे यहाँ पे, चल यस यू, तेरे से बात कर रहा हूँ, इधर ध्यान दो, ध्यान कंटाला नहीं इधर। यूनिट 1 क्या है, फेवरेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 12th में भी है, सीए में भी है। अगेन सीए में थोड़ा एक्स्ट्रा है 12th के कंपैरिजन के अंदर से। 12th का चैप्टर उधर 50% हो जाएगा, यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तेरे को। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद आ रहा है, बिल्स डिटेल में पढ़ेंगे भाई, एकदम डिटेल में। ये एक अलग, मैं वापस बोल रहा हूँ, यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 6 इज एज इफ अ डिफरेंट चैप्टर, एंटायरली अ डिफरेंट चैप्टर। नाम भी क्या बोला, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। अलग अलग तरीके के स्पेशल ट्रांजेक्शन का देखो अकाउंटिंग वहाँ पे सिखाया जाएगा। तो पहला स्पेशल ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। फिर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बेटा ये बहुत मस्त पिल्लू सा चैप्टर, छोटा चैप्टर बट इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे। इसका अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। कंसाइनमेंट, भाई इसको जितने स्टार मार्क लगाना लगा ले, बोले तो एकदम जबरदस्त चैप्टर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर कंसाइनमेंट मतलब एजेंट वाला बंदा। भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं धंधा कर रहा हूँ, बट कैसे कर रहा हूँ, मैं मेरे नीचे एक एजेंट रखता हूँ और वो एजेंट काम करता है। तो तू समझ रहा है, ये चैप्टर अपना सब्जेक्ट अकाउंट्स चल रहा है, तो अगर मेरे नीचे मैं किसी को एजेंट रख रहा हूँ तो उसके साथ और मेरे जो ट्रांजेक्शन रहेंगे उसको रिकॉर्ड कैसे करना, वो यहाँ पे पढ़ाएंगे। राइट, बढ़ूँ आगे, पक्का। चले, उसके बाद तेरा अगला कंसाइनमेंट क्या आता है, एवरेज ड्यू डेट। अब ये 2 चैप्टर्स का मैं साथ में डिस्कशन करता हूँ। पहले वाले को हम प्यार से बोलेंगे ADD, एवरेज ड्यू डेट, और नीचे वाले का नाम है अकाउंट करण। भाई इन चैप्टर को इज्जत दो, इज्जत, प्यार से इन चैप्टर को ऐसे रिस्पेक्ट से सर झुकाओ, नमस्ते करो। क्यों, ये 2 चैप्टर आज से पहले इंटरमीडिएट लेवल के हुआ करते थे। इंस्टीट्यूट को पता नहीं आप लोगों से, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स पे इतना प्यार क्यों आया। इंस्टीट्यूट ने इन चैप्टर्स को प्रमोट कर दिया। इनको बोले जाओ बच्चा लोग, इनको बोलते थे बहुत परेशान कर लिया इंटर वाले बच्चों को, जाओ और अब फाउंडेशन वालों का खून चूसो। और इंस्टीट्यूट ने इन दोनों चैप्टर्स को
उठाकर उधर से फेंका और इधर पकड़ा, किधर पकड़ा, फाउंडेशन लेवल पे। तो फाउंडेशन लेवल पे एवरेज ड्यू डेट और ये अकाउंट करंट नाम के जो दो नए चैप्टर्स आए हैं, ये आज से पहले सीपीटी लेवल, आपको पता है फाउंडेशन से पहले सीपीटी हुआ करता था, सीपीटी लेवल पे ये दो चैप्टर्स नहीं हुआ करते थे, ये पहली बार आए हैं। कौन से लेवल पे आए हैं? फाउंडेशन लेवल पे। इज दैट वेरी क्लियर? डन है, एकदम क्लियर। सो ये दो चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़े मैकेनिकल है, बट मैं पढ़ेंगे तब डिटेल में। इसका इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ मैं। आप समझ पाए कितने यूनिट्स आ गए? 5 यूनिट। किस चैप्टर के अंदर? 6 चैप्टर के अंदर। 6 चैप्टर में जो 5 यूनिट है, मैं वापस कह रहा हूँ, ये 5 टोटली डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स हैं। आ रहा है कुछ समझ में? सो दिस वॉज आवर फर्स्ट मॉड्यूल। पहले मॉड्यूल में कितने चैप्टर्स थे? 6। आई होप सबको उसका ओवरव्यू आ चुका है। नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मॉड्यूल नंबर 2। आपकी इंस्टीट्यूट से एकदम अच्छे से लिखती है, देखेंगे पेपर 1 मॉड्यूल 2 वगैरह सब लिखा हुआ है वहाँ पर। आ जाओ नीचे, वापस वो बाकी सारी चीज़ें दी गई है। देखो मॉड्यूल 2 में जानबूझ के मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 पूरा दिया है, मॉड्यूल 2 को बॉक्स करके दिया हुआ है। काफ़ी सिस्टमैटिक बुक बनाई हुई है। ये बॉक्स इसलिए किया आप समझे कि ये मॉड्यूल 2 खोल के रखी है आपने अभी। क्लियर है? वही वापस कंटेंट वगैरह डिटेल देंगे। अभी डिटेल कंटेंट पे आते हैं। अब आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 7। क्या कहें इसका, मेरा शब्द ही नहीं है। क्या ही है? बोल जल्दी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्यों अभी वापस पढ़ें? भाई 11th स्टैंडर्ड में जो तूने पढ़ा था ना, आधा है। इस चैप्टर के अंदर 2 यूनिट है। यूनिट 1 का नाम पढ़ अच्छे से, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। बेटा जब मैं बोलता हूँ तू मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब तू ट्रेडिंग है, तो ये यूनिट 1 कुछ नहीं, तेरे 11th स्टैंडर्ड का ही फाइनल अकाउंट्स है। जहाँ पे तुझे फाइनल अकाउंट्स करना है, बट किसका? उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करता, तो तू मैन्युफैक्चर मतलब तू ट्रेडर की बात कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाते हो, आपको बार बार बोला है कि 11th स्टैंडर्ड का जो आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हो ट्रेडर का पढ़ते हो, ट्रेडर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेडर, राइट? तो ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, जो गुड्स खरीद कर बेचता है। तो ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स तेरा 11th में कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखो वही ट्रेडर का ही वापस पढ़ाया जाएगा, बट बहुत डिटेल में और बहुत सारे नए डिमेंशंस के साथ। नए ट्रांजैक्शंस आएंगे, कुछ बहुत नए नए ट्रांजैक्शन भी देखो पढ़ने मिलेंगे। छोटा सा हिंट देता हूँ बेटा, यहाँ पे देखो हर एक एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री बढ़नी है। 11th में मैं हमेशा एक लाइन कहता था, देयर इज नथिंग लाइक ऐड एंड लेस इन अकाउंट, इज ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो आप एडजस्टमेंट्स करते थे, इधर प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, सेट में लिख दिया, ऐसा नहीं होता। वो दिखावा था, वो शॉर्टकट था। देखने के लिए तू शॉर्टकट मार के तू दिखाने के लिए ऐसे ऐड लेस करके या यहाँ वहाँ लिख देता था, ऐसा नहीं। उसके पीछे बैकिंग में एंट्री होती है उसकी, तो वो एंट्री यहाँ पर पढ़नी है। तो फाइनल अकाउंट्स को हम बोल सकते हैं यहाँ पे रीडिफाइंड करेंगे, एक रिवोल्यूशनाइज्ड वे में पढ़ेंगे, नए एंगल से पढ़ेंगे उसी चैप्टर को। तो वही चैप्टर, वही सोच नहीं होगा। डन? चलो उसके बाद यूनिट 2, यार ये तो फेवरेट है, ये है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ये कुछ नया है भाई, नया है यह। हाँ, किसका फाइनल अकाउंट्स पढ़ने बोल रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग का। तूने मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल अकाउंट्स कभी पढ़ा है क्या? नहीं। 11th में पढ़ा था फाइनल अकाउंट। सोल बेटा, सोल ट्रेडर में मैं अंदर बात कर रहा हूँ। तो पता है तू सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, बट तू कोई भी तरीके का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला है, बट तेरी जो एक्टिविटी है वो इधर मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चैप्टर नंबर 7 का हेडिंग है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। तो हम यहाँ पे बात पार्टनरशिप्स की और जॉइंट स्टॉक कंपनी की नहीं करेंगे, हम सोल ट्रेडर की बात करें। पर अगर तू सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर में तू पहले क्या काम कर रहा है? ट्रेडर का बिजनेस कर रहा है, और सोल प्रोप्राइटर, और तू काम क्या कर रहा है? ट्रेडर का। और यूनिट 2 में अगर तू सोल ट्रेडर है और काम क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तू प्रोडक्शन कर रहा है, फैक्ट्री है तेरे पास, तो क्या अकाउंटिंग करेगा? तो फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएगा? वो यहाँ पर यूनिट 2 में पढ़ना है। ये समझा है सबको? आ जाऊँ अब भाई, अब बड़ी दुनिया चालू होती है चैप्टर 7 के बाद। अब हम थोड़ा ऊपर के लेवल पे जाएंगे। चैप्टर 8 पार्टनरशिप अकाउंट्स। सिमिलर चैप्टर्स जो आपके 12th स्टैंडर्ड में भी हैं, बट डिटेल में, डेप्थ में नया। यहाँ पे सीबीएसई वालों को काफ़ी सिमिलर लगेगा, क्योंकि सीबीएसई का काफ़ी 80% सिलेबस यहाँ से रिजेंबल करता है। 12th सीबीएसई में जो आप पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ोगे और सीए में जो पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ोगे, 75% टू 80% सेम है। स्टेट बोर्ड के एंगल से बात करूं तो आपसे 40% जो सिमिलर मिलेगा आपको। आपने जो 12th स्टेट बोर्ड वालों ने जो पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा होगा, उनको 40% सिमिलरिटी दिखेगी, 60% ये चैप्टर नया है, डिटेल इंपॉर्टेंट है। दूसरी खास बात, पार्टनरशिप अकाउंट्स का वापस कंटिन्यूएशन इंटरमीडिएट लेवल पे। ये चैप्टर आपको, इसके ही चैप्टर्स आगे कंटिन्यूएशन में इंटरमीडिएट पे थोड़े से मिलेंगे। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, जैसे आपके 12th के भी पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता है आपको यूनिट 1 में। फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स में यूनिट 2 में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा। एक बार पार्टनरशिप पढ़ोगे तो समझ जाएगा क्यों इसको इतना भाव दिया गया है।
फिर आपका यूनिट 3 इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो 12th में भी है। 4 इज रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एंड 5th इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन, रिटायरमेंट है, ये 3, 4, 5 यूनिट है। 12th में भी ये चैप्टर्स हैं, इधर भी है, बट इधर ये चैप्टर्स काफ़ी अलग हैं, और कॉन्फिडेंस में मत जाना। हो गया पार्टनरशिप खत्म। फिर है हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। अगेन ये 12th का चैप्टर है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल में मिलेगा। मैं बोल सकता हूँ यही एक चैप्टर है जो 90% आपके 12th के सिलेबस के साथ मैच करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस 5-10% एक्स्ट्रा है। तो हाँ, ये एक चैप्टर में आप 12th का बेनिफिट ले सकते हो। बढ़ूँ आगे, तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, एनपीओ के बारे में हम डिस्कशन 12th में करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहा जाता है। एंड द लास्ट चैप्टर इज कंपनी अकाउंट्स। ऊपर आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स देखा, यहाँ पे कंपनी देखा। कंपनी में आपको पहले यूनिट में पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन वापस कंपनी का, थ्योरेटिकल यूनिट है, थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसके अंदर। फिर इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स जब होता है तो क्या किया जाता है। अगेन ये डिटेल डिस्कशन है, जहाँ पर एसपी की थ्योरी आपको बहुत हेल्प करेगी और ये वाला कंटेंट बहुत हेल्प करेगा। तो एसपी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, आपका नहीं रहेगा तो भी मैं कंपनी लॉ वगैरह डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। फिर बेटा आपका यूनिट 3 आ जाता है यहाँ पर। यूनिट 3 आपका है इशू ऑफ डिबेंचर्स। नए 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, पहले हुआ करता था, तो वो भी यहाँ पे बेनिफिट होता, अब नहीं होगा, बट नॉट एन इशू, ये पढ़ा जाएगा। तो पहला यूनिट आपने कंपनी अकाउंट्स में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, दूसरा इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग देखा, तीसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स के रिगार्डिंग देखा, और इसी के साथ आपका आखिरी यूनिट वहाँ पे कंप्लीट होता है। कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स दोनों यहाँ पर तो है ही, बट इंटरमीडिएट में वापस आएंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, इंटरमीडिएट का 70% सिलेबस कंपनी अकाउंट्स है, तो आपको कंपनी अकाउंट्स आगे बहुत डिटेल में आएगा, यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स में सीबीएसई वालों को बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि उनका काफ़ी सिमिलर जाएगा सिलेबस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 10 चैप्टर्स एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंडेक्स। इधर तक सबको समझा? अब नाउ हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मैं आप लोगों को अब से ये डेली, आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर खत्म होने के बाद डेली हम इसके बाद से क्या शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर पहले बीआरएस से मैं शुरू करने वाला हूँ। तो बीआरएस के अराउंड मेरे 13 लेक्चर्स हैं, 13 लेक्चर्स बीआरएस के आपके चलेंगे। बीआरएस के अंदर एक एक, मैं आपको बोल रहा हूँ पहले 5 लेक्चर तो इंट्रोडक्शन है, अच्छे से सुनना। बीआरएस का नोट्स अब से मैं हर एक लेक्चर का एक प्लेलिस्ट आपको दूंगा, डेली एक एक लेक्चर अपलोड होता जाएगा, आपके लिस्ट में ओपन होता जाएगा। आपकी टेलीग्राम चैनल पे डेली लिंक डाला जाएगा और टाइम दिया जाएगा, वो टाइम पे वो लिंक एक्टिवेट होगा और वो आप लेक्चर व्यू कर पाओगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डेली लेक्चर देखें, बैकलॉग ना रखें, कैजुअली ना लें, रजिस्टर रखें एक बाजू में अपने साथ। ये पीडीएफ में दूंगा, मैं जब टेलीग्राम पे आपके पीडीएफ नोट्स आपको मैं फॉरवर्ड करने वाला हूँ, और वो नोट फॉरवर्ड करके आप वो नोट्स के थ्रू पढ़ाई कर पाएंगे। तो नोट्स रहेंगे और बाजू में आपके लेक्चर्स चलेंगे। अगर आपको पॉसिबल है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, आपके पास अगर 2 स्मार्टफोन है तो बाजू के एक स्मार्टफोन पे पीडीएफ खोल के रखें नोट्स का, और बाजू में आप लोग एक स्मार्टफोन पे आप वीडियो देखें, या आप वाइस वर्सा लैपटॉप और फोन पे कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं। पहले 4 से 5 लेक्चर्स में आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स गोइंग टू बी थ्योरेटिकल पॉइंट्स। जो नोट डाउन करना है आपको लिख के रखना है, मैंने बोर्ड्स पे वहाँ पे लिखाया हुआ है, आप आपकी बुक्स में नोट डाउन कर सकते हो। सिंसियरली लेक्चर्स देखें। बीआरएस इसलिए शुरू किया क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलर चैप्टर है आपके 11th के साथ, और फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो भी उसके बाद का अगला लेक्चर रहेगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करूंगा, तो आप टेलीग्राम पे कंटिन्यूसली जुड़े रहें अपने क्लास के लिंक के साथ। कुछ इशू रहेगा तो मुझे मैसेज करें, फील फ्री टू डिस्कस। फाइन, टू कंक्लूड विथ, दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सीए कोर्स। आप आपके लाइफ में जब आपने डिसीजन लिया कि मुझे सीए कोर्स में एंटर करना है, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। बेटा, लाइफ के डिसीजन ब्रिंग्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत सारे दो राहें आते हैं, मोड़ आते हैं, टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं। ऐसे टाइम पे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनी डिसीजन टेकन बाय इन योर लाइफ इज गोइंग टू असाइन मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू यू। आपने डिसीजन लिया है तो आपको डिसीजन के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी, लेनी पड़ेंगी। आप सीए कोर्स में आए हो, आपको बहुत सारी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आए हो। इसका ये मतलब नहीं आप लाइफ को सड़ू बनाओ, आप बोरिंग लाइफ जियो, आप लाइफ में एंजॉय ना करो, बट इसका ये भी मतलब नहीं कि आप लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीछे छोड़ो। फर्स्ट विल बी ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका लीजर, लग्जरी, एंजॉयमेंट अगर क्लैश होता होगा तो योर प्रायोरिटी शुड बी ऑलवेज गिवन टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अबाउट योर स्टडीज। लाइफ में आज आप जो भी कर रहे हो बेटा, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन योर फ्यूचर। हमारे साथ अभी ये वीक में हमें कुछ बहुत ही सैड न्यूज़ मिले। इरफान खान, ऋषि कपूर जैसे दिग्गजों की हमारे यहाँ पे डेथ हुई, एंड विच वॉज अ वेरी सैड थिंग। बॉलीवुड इंडस्ट्री में से बहुत उम्दा कलाकारों का नुकसान हुआ है, पर आज जब उनकी डेथ हुई है तो हम सब दुख में हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम उन्हें
कनेक्ट कर रहे हैं, हम उनके पुराने इमेजेस देख रहे हैं और हम उनकी सक्सेस स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। बेटा लाइफ में हमारे डेथ के बाद जो रह जाएगा वो यही कुछ रह जाएगा, हमारी कहानियाँ, हमारे किस्से, हमारा सक्सेस, हमारा अचीवमेंट याद रहेगा। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आपके जाने के बाद, मेरे जाने के बाद, अगर हमारा इंटेंशन ये कि हमारे बाद भी हमारी सक्सेस कहानी शायद पूरी दुनिया नहीं बट कम से कम हमारे क्लोज्ड वन, हमारे रिलेटिव, हमारे फैमिली याद रखें, चेरिश करें और हमें उस तरीके से लोग याद रखें बाद में कि भाई ये लोग जो थे या हम जो, ये बंदा जो था, ये बंदी जो थी, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ तो करके दिखाया, कुछ बड़ा करके दिखाया, कुछ अनयूजुअल करके दिखाया। तो जब आपके लाइफ में आप चाहते हो कि आपके जाने के बाद आपके अचीवमेंट्स याद रहें, आपको एक बहुत ही अच्छे नज़रों से याद किया जाए, देखा जाए, भाई एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ऋषि कपूर जैसे हो गए, इरफान खान, ये लोग कैंसर से लड़ते हुए अब आखिर तक हार नहीं मानी, इन्होंने फाइट दिया, इन्होंने एफर्ट्स दिए, इन्होंने अपने नाम को इतना ऊंचा बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस किए। योर चार्टर्ड अकाउंटेंट में सी इज फॉर कॉम्प्रोमाइजेस फॉर यू टुडे। आपके कोर्स का सी शब्द का मतलब जाता है कॉम्प्रोमाइजेस। एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉम्प्रोमाइजेस। सो मेक श्योर यू पुट इन योर हार्ड एफर्ट्स। लाइफ में आजू बाजू अच्छे लोगों से मिलें, बातचीत करें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। Keep yourself motivated, keep motivating everyone around yourself, spread happiness, be good, you will get good in your life. Take care, bye bye, have a nice time.